जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी इस चैप्टर का एक निचोड़ क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो राष्ट्रीय आय से संबंधित 112 क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्कशन में आपको पीडीएफ का लिंक एक्टिव करा दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपका डिस्कशन के साथ मिलेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, सी होगा, जो राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? जो राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, वहाँ पर ऑप्शन का डिफरेंस पाया जाएगा। जो वहाँ पर कुछ था, एक वर्ष में उत्पादित सभी सेवाओं एवं लागत को, इसमें आपका इसमें क्या होगा? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उत्पादित साधनों का आय होगा। आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का विषय है, राष्ट्रीय आय किस विषय का है? जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। राष्ट्रीय आय का विषय जो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दी गई अवधि के लिए देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा? जो एक किसी दी गई अवधि या एक फिक्स पॉइंट समय को उस देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिससे उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो प्रोफेसर फिशर ने यह परिभाषा दिए थे। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पाद का वह भाग जिसका वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह परिभाषा जो प्रोफेसर फिश ने दिए थे, उत्पादन से संबंधित अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे, और यहीं पर आय से संबंधित जो आय केवल आय प्रोफेसर फिगू ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो राष्ट्रीय आय एक प्रकार की परंतु संग्रह नहीं है, यह सही है। राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था 5 क्षेत्रों में बीच एकदर्शीय प्रवाह है, नहीं, यह आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। जो एकदर्शीय प्रवाह नहीं है, जो चक्रीय प्रवाह है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बीच एक चक्रीय प्रवाह है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो केवल एक सही है। निम्नलिखित में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसे भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन का प्रयास किया गया था? जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो 1868 ईस्वी में इस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया आंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का उल्लेख है। जो वर्ष 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो 20 रुपया, यह सर्वप्रथम किसने सुनिश्चित किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी। ऊपर क्वेश्चन में देखें, स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारतीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन का प्रयास किया था? जो दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसके रिपीट किया गया है दूसरे तरीके से। 1867 से 68 के में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने सुनिश्चित किया है? जो दादा भाई नौरोजी ने सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष 1925 से 29 के बीच किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय लेखन प्रणाली का प्रतिपादन किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो डॉक्टर BKR रावी ने किए हैं।
जो 1931 से 32 के बीच किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? यह आपका अनुमान दादा भाई नौरोजी भी लगाए थे, विलियम बिगर्ड डिग्बी ने और फिंडले सिराज ने भी लगाए थे। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी, इनमें से सभी लगाए थे। राष्ट्रीय आय का आकलन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। भारत स्वतंत्र राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम सरकारी आकलन जो 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था, सही है। राष्ट्रीय आय का अनुमान 1949 में पीसी मालोनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, यह भी सही है। राष्ट्रीय आय समिति अपना पहला रिपोर्ट 1949 में दिया था और अंतिम रिपोर्ट 1950 में नहीं, आपका ऑप्शन अंतिम रिपोर्ट 1954 में दिया था। पहला रिपोर्ट तो 1949 में दिया था और अंतिम रिपोर्ट 1950 नहीं 1954 में, आपका ऑप्शन सी होगा। देखते हैं इस पर कौन सा कथन पूछा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो 1-2 कथन सही था, तीसरा गलत था। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति में निम्न में कौन एक सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन से एक राष्ट्रीय आय का समिति का सदस्य नहीं थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जवाहरलाल नेहरू, यह नहीं थे। राष्ट्रीय आय समिति का सदस्य नहीं थे, यह सभी थे पीसी मालोनोबिस, डीआर डगलिंग, BKRV राव, यह सभी थे। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण NS की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1950 में हुआ था। किसके संतुष्टि के आधार पर वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण जो NSS की स्थापना भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय में की गई थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो पीसी महालोबनिस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यकाल जो NSSO नेशनल सिंपल सोर्स ऑफिस के कुल कितने भाग थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 4 भाग थे। NSS फील्ड कार्य प्रभाव का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो दिल्ली में है। NSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सोर्स ऑफिस होता है। NSSO का कौन सा प्रभाव सर्वेक्षण नामक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करता है? NSSO का कौन सा प्रभाव जो सर्वेक्षण का नामक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो समावेशन और प्रकाशन प्रभाव। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एवं गणना किस संगठन कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। किसकी अनुवंशा पर राष्ट्रीय आय लेखन प्रणाली का ढांचा एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया? तो आपका ऑप्शन राष्ट्रीय आय समिति की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1951 में, जो 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था, 2 मई को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय द्वारा किया जाता है, सही है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का गणना हेतु आंकड़ों एकत्रित करने के लिए कार्य राष्ट्रीय परामर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य NSSO द्वारा किया जाता है, हाँ सही है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो दोनों कथन सही दिया गया है। मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर कौन सा नया संगठन बनाया गया था जो प्रस्तावित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया था, जो 2019 में यह पहला अपना रिपोर्ट जारी किया था। राष्ट्रीय आय निकाला गया था 2019 में। निम्नलिखित में कौन सा आधार वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना हेतु स्वतंत्र भारत का पहला उपयोग किया गया था? जो आधार वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना स्वतंत्र भारत का पहला बार उपयोग किया गया था, जो 51-52 में, 1951-52। वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष राष्ट्रीय आय का आकलन होता है? 2011-12 के अनुसार होता है।
2011-12। राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा आधार वर्ष नहीं है? जो 1970-71 है, 1993-94 है, 2011-12 अभी वर्तमान में भी है। आपका ऑप्शन बी होगा जो 1984-85 नहीं है। किस समिति की संतुलित पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु आधार वर्ष 2005 के स्थान पर 2011-12 कर दिया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो प्रणव सेन समिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और सांख्यिकी और कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है, सही है। NSO नेशनल सिंपल सोर्स ऑफिस को अध्यक्षता सांख्यिकी कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा का सचिव करते हैं, सही है। आपका ऑप्शन सी होगा दोनों कथन सही है। किस वर्ष सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को आपस में विलय कर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नाम एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है? जो किस वर्ष बनाया गया था? तो आइए, आपका ऑप्शन बी होगा जो 1995 में बनाया गया था। NJT स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निकाला जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 12 जुलाई 2006 को नेशनल सांख्यिकी आयोग का अपना कार्य प्रारंभ किया था, जिसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सुरेश तेंदुलकर थे। राष्ट्रीय आय लेखन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन ए होगा जो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखन का महत्व किन कारणों से है? राष्ट्रीय आय का लेखन का महत्वपूर्ण कारण किन कारणों से है? जो इनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संरचना का पता चलता है, सही है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्तर तथा लोगों के आय का स्तर का प्रकट होता है, यह भी सही है। राष्ट्रीय आय का अनुमान के आधार पर देशों का आर्थिक विकास एवं समृद्धि के बारे में नीतियों का निर्णय सहायता प्राप्त होती है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा समय सीमा के आधार पर किया जाता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। किसी देश का राष्ट्रीय आय है, किसी देश का राष्ट्रीय आय क्या है? जो एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, यह भी है। एक निश्चित अवधि के समय संपूर्ण आय का योग, यह भी है। एक निश्चित समय अवधि के समाज एवं संपूर्ण व्यय का योग, यह भी है। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी एक राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय का मापन की विधि है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन का विधि है? उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, यह भी है। आय विधि है, व्यय विधि है। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी है। भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय का मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करता है? जो उत्पाद विधि का भी करता है, आय विधि और व्यय विधि। आपका ऑप्शन यह तीनों विधि का उपयोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय मापने के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है? आपका ऑप्शन बी होगा जो निर्यात आयात विधि राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ सभी को शामिल किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आय तथा उत्पादित विधि का साथ व्यय विधि को भी जोड़ा था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 1967 में जोड़ा गया था। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस आधार पर किए थे? आपका ऑप्शन ए डी होगा जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र एवं उप क्षेत्रों में बटा है?
तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आइए बोलते हैं, आप सुनिए। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तीसरा में परिवहन एवं संचार व्यवहार क्षेत्र है, चौथा में वित्तीय एवं वास्तविक संपदा है, पांचवा में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र है और छठवां में विदेशी क्षेत्र है। और इसी का पार्ट बाय पार्ट कर 14 उप क्षेत्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पादन विधि को निम्न में से किसे नामों से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं। मूल्य वृद्धि विधि द्वारा, शुद्ध उत्पाद विधि द्वारा, औद्योगिक उद्गम विधि द्वारा। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयोग सभी द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया था, तो जो 1956 में व्हाइट पेपर जारी किया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी का मूल्य होता है जो एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखी गई है, जो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1 वर्ष रखा गया है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है, आपका ऑप्शन ए होगा जो राष्ट्रीय आय में विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। जो घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय आय की धारणा एक विस्तृत धारणा है, सही है। राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जुड़ी होती है जबकि घरेलू उत्पाद नहीं जुड़ती है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन सी होगा जो दोनों सही दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, जो मूल्यह्रास्य कहते हैं, मूल्यह्रास्य। सकल घरेलू उत्पाद किसका मौद्रिक रूप मूल्य होता है, आपका ऑप्शन बी होगा जो 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का होता है। 1 वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि का योग होगा। आपका ऑप्शन ए होगा जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, इनमें से कौन सा एक कथन सही दिया गया है, आपका ऑप्शन ए होगा जो मूल्य वृद्धि उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती उपयोग में घटाते हैं। उत्पाद के मूल्य में ले जो मध्यवर्ती उपभोग को घटा देते हैं, जो मूल्य वृद्धि प्राप्त होता है। बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी मार्केट पॉइंट पर जो मूल्य गणनांक में कौन सा किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जीडीपी मूल्यह्रास्य होता है। एक लेखा वर्ष सामान्य टूट फूटा अनुमानित अप्रचलन तथा आकस्मिक हानि के कारण अस्थायी पूंजी में होने वाली कमी को जाना जाता है, किससे, जो अस्थायी पूंजी में उपभोग, मूल्यह्रास्य और पूंजी अवमूलन। आपका ऑप्शन डी होगा जो सभी नामों से जाना जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने का उपरांत प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन डी होगा जो एनडीपी। निम्नलिखित में किसका अर्थ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, आपका ऑप्शन बी होगा जो अप्रत्यक्ष कर मेले आर्थिक सहायता को घटा देते हैं। अप्रत्यक्ष कर मेले आर्थिक सहायता को घटा देते हैं तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। बाजार की कीमत तथा साधन लागत धारणाओं का अंतर का आधार होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को इंगित करता है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को इंगित करता है, आपका ऑप्शन सी होगा जो एनडीपी विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा कथन इनमें से सही दिया गया ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी होगा जो जीडीपी बराबर जीएनपी विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं। जीएनपी में ले विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं, जीडीपी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए।
आपका ऑप्शन ए होगा जो जीडीपी बराबर जीडीपी में ले शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं। निम्नलिखित में सही है। आपका ऑप्शन बी होगा जीएनपी, जो जीएनपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी सबसे बड़ा प्राप्त होता है? किस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राप्त होता है जीडीपी? जो सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में जो 53.9% होता है, और सबसे कम जो प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त होता है जो 17.1%। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में होता है? जो विनिमय क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का है जो 16.1। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम योगदान देता है? जो प्राथमिक क्षेत्र का देता है। अभी ऊपर देखें, जो आपका ऑप्शन ए होगा जो प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रियाकलापों का विचार करें? जो कृषि, वानिकी एवं मत्स्य, विनिमय, व्यवहार और होटल परिवहन, या तीसरी में आएगा चौथी वित्तीय, बीमा, रेलवे, रियल एस्टेट, या चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला में। तो आपका सकल घरेलू उत्पाद इन क्षेत्रों में योगदान का आरोही क्रम पूछा है। जो आरोही में आपका 4 से 3 2 1 4 3 2 1 आपका ऑप्शन बी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? भारत के राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? जो साधन, लागत एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस में मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन स्थिर दामों पर, जो आधार वर्ष 1 वर्ष होता है। वास्तविक आय को मापा जाता है किस में? जो आधार वर्ष के मूल्य पर। बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में किस पद को घटा दिया जाता है? जो सब्सिडी को, जब सब्सिडी को घटा दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है, सही है। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, सही है। यदि विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक या कम होता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है, यह सही है। तीनों कथन सही दिया गया, आपका ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? जो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर कीमतों पर प्राप्त राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या को हो विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिएगा। सॉरी, इसका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जो सकल घरेलू एवं घरेलू सीमा के सभी उत्पादित अर्थात सामान्य निवासी गैर निवासियों द्वारा उत्पादित किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय उत्पाद केवल सामान्य निवासी द्वारा अर्जित किया जाता है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों सही है। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर जब सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय को विदेशीय आय से प्राप्त अर्जित आय को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जब वस्तु को सब्सिडी प्राप्त किया जाए तो उससे बाजार में मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कम हो जाता है। जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दिया जाता है तो बाजार के मूल्य पर कमी पाई जाती है। किसी देश की बाजार में कीमत पर उसे शुद्ध आय को क्या कहते हैं? जो उस देश में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है, उसे राष्ट्रीय प्रोज्य आय कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रोज्य आय में सम्मिलित होता है क्या क्या सम्मिलित होता है? जो देश का राष्ट्रीय आय सम्मिलित होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी, शेष विश्व के प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण भी शामिल होता है।
आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी शामिल होता है। व्यक्ति प्रोजेक्ट प्रोजे आय, व्यक्तिगत प्रोजे आय क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो व्यक्ति आय में प्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। व्यक्ति आय में प्रत्यक्ष कर घटाने पर व्यक्ति तो प्रोजेक्ट आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय लेखन में निजी आय प्राइवेट इनकम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो राष्ट्रीय आय अवंती लाभ और कंपनी कर में जोड़कर सरकार एवं फर्म के द्वारा परिवार का अंतराल भुगतान किया जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया गया एक पक्षीय भुगतान जिसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? जो आपका ऑप्शन ए होगा जो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया गया एक पक्षीय भुगतान जिसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होता है उससे हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। निम्न में कौन सा हस्तांतरण भुगतान है? इनमें से कौन सा हस्तांतरण भुगतान है? जो वृद्धि पेंशन, छात्रवृत्ति, भूकंप पीड़ित मिली वित्तीय निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन सेवी विनियोग कर्मचारियों का वेतन। राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि को दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय लेखन में दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का होता है। आपका ऑप्शन ये होगा जो अत्यधिक अनुमान लगाया जाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना केवल अंतिम वस्तुओं की शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। सही है। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पाद परिसीमा के बाहर होता है तथा इसके मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती है। मध्यवर्ती वस्तु उत्पाद परिसीमा के अंदर होती है, इसके मूल्य वृद्धि किया जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा जो यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर का सृजन आय राष्ट्रीय आय लेखांकन में किस नाम से जाना जाता है? जो मिश्रित आय के नाम से जाना जाता है। मिश्रित आय जो स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान है, छोटे दुकानदार, डॉक्टर द्वारा सृजित आय राष्ट्रीय आय लेखांकन में किस रूप नाम से जाना जाता है? जो मिश्रित आय के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? जो आपका वर्तमान में चालू कीमत पर, वर्तमान में या चालू कीमत पर, स्थिर मूल्य एवं आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बी दोनों। किसी वस्तु का राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की किया जा सकता है? जो आपका सभी प्रकार की बचत योग नहीं, यह आपका नहीं होगा। ये सभी प्रकार के आय का योग किया जाता है। सभी प्रकार के निर्यात आउटपुट का योग कर कर, सभी व्ययों का योग कर कर आपका ये 3 विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है, जबकि सभी प्रकार के बचत आयोग का नहीं। निम्नलिखित में किस लेन देन अर्थात मदों के राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय ऋण, ब्याज, अप्रत्यक्ष लाभ, लॉटरी लगान भी सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी प्रकार के लेन देन शामिल नहीं राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेन देन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा जो गृहणीय द्वारा अपवर्तित जाने वाली सेवाएं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के समय निम्नलिखित किसको शामिल नहीं किया जाता है? जो अपरिवर्तित लाभ को, जबकि पेंशन, लगान, मिश्रित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय आय का सही आकलन निम्नलिखित में कौन सी समस्या आती है? आकलन में कौन सी समस्या आती है? अमौद्रिक क्षेत्र में अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र में अस्तित्व निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। किसको? जो हस्तांतरण आय को भी नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती आय को भी, और घरेलू सेवाओं। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी सेवा जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा समस्या नहीं आती है? जो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधि का प्रचुरता है, यही आपका ऑप्शन ए होगा, जो यही नहीं समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ना जाए, सही है। दोहरी गणना से बचना चाहिए, यह भी सही है। मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं का बाजार में जोड़ना चाहिए, नहीं, आपका यह गलत है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो ये भी दोनों सही है। राष्ट्रीय आय के मान हेतु उत्पाद विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ब्रिटेन में हुआ था। आय विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जो केवल साधन आय को जोड़ना चाहिए, सही है। हस्तांतरण भुगतान न जोड़े, सही है। गैर कानूनी गतिविधियां अर्जित आय को भी न जोड़ें, आपका ऑप्शन डी होगा। यह सभी तीनों कथन सही है। ऑप्शन निम्नलिखित में निवल राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है, आपका ऑप्शन बी होगा, जो जीएनपी मिले मूल ह्रास को घटाकर नेट नेशन इनकम मिले होता है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मापन में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? पुरानी वस्तु को हुए खरीद में शामिल न करें, पुरानी वस्तु पर हुए खरीद को शामिल न करें। राष्ट्रीय आय आकलन हेतु निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो निर्यात मूल्य जोड़ जाना चाहिए और आयात मूल्य को घटा देना चाहिए। निर्यात को जोड़ देना चाहिए और आयात को घटा देना चाहिए राष्ट्रीय आय आकलन में। अर्थव्यवस्था का सृजन लाभ निम्नलिखित में कौन सा घटक है? अर्थव्यवस्था के सृजन के लाभ को निम्नलिखित में कौन सा घटक है? जो लाभांश है, अभिंतरी लाभ है, निगम लाभ कर है, आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी। हिंदू वृद्धि अवधारणा प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर संबंधित किस समृद्धि दर से है? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जीडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय आय से। सकल राष्ट्रीय खुशखबरी की अवधारणा कौन से वर्ष भूटान में नरेश सिमेंग वांगचुक की थी? आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1972 में। हरित सूचांक का विषय किस वर्ष हुआ था? हरित सूचांक किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1975 में हुआ था। हरित सूचांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो विश्व बैंक पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षित विकास प्रभाव द्वारा। निम्नलिखित में किसका अर्थ पर्यावरण परिमाणों के साथ आर्थिक सूचांक तैयार करना है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हरित जीडीपी द्वारा। भारत कृषि से प्राप्त आय को मापने के लिए कितने फसल समाधान आंकड़ों को इकट्ठा किया है? जो 68 फसलों को इकट्ठा किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो विदेशों से सुसाधन आय संबंधित आंकड़ों को आरबीआई द्वारा प्रकाशित या तैयार होती है, सही है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधित आंकड़ों को सीएसओ द्वारा तैयार किया जाता है, आरबीआई द्वारा नहीं, यह भी सही है। जो भारत में पूंजी निर्माण संबंधित आंकड़ों को सीएसओ द्वारा तैयार किया जाता है, आरबीआई द्वारा नहीं। आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह दोनों सही है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? अमौद्रित वस्तु एवं सेवाओं का अस्तित्व, ये भी आता है। राष्ट्रीय आय मापने का अनेक विधि का होना, ये भी है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का अभाव होती है।
आपका ऑप्शन डी होगा जो यस सभी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरे द्वारा पकड़ी गई मछली क्या भारत के जीडीपी का हिस्सा होती है? हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरे द्वारा पकड़ी गई मछली क्या भारत के जीडीपी का हिस्सा होता है? हाँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप सभी का प्यार बनाए रखें।